हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है ना। हम लोगों ने जो माधव निदान सीरीज़ चल रही थी उसमें 56 नंबर श्लोक तक कंप्लीट करा था। तो आज हम इसी के आगे स्टार्ट करेंगे। आज जो है हम ज्वर कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कोई नेक्स्ट डिसीज़ स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ आ जाइए। वर्षासु मारुतो दुष्टः पित्त श्लेष्मावंतिनो ज्वरम कुर्यात पित्तम चा सर्दी तस्य चा अनुबलः कफा। तो ये जो है ना, यहाँ क्या बताया गया है, बेसिकली इसमें बताया गया है इफेक्ट ऑफ सीजन्स ऑन ज्वर, ठीक है, कि जो सीजन्स आते हैं, जो ऋतु आती है, उसका ज्वर पर क्या इफेक्ट है। तो इसमें पहले बताया गया है कि वर्षा ऋतु में, रेनी सीजन में क्या होता है, रेनी सीजन में क्या होता है, वात प्रकोप होता है ना, जिसके कारण पित्त और श्लेष्मा संवितो ज्वर उत्पन्न होता है, ठीक है। वात दुष्टि के कारण कौन सा ज्वर उत्पन्न होता है, पित्त और श्लेष्मा से के एसोसिएशन वाला ज्वर उत्पन्न होता है, ठीक है। दूसरा, कुर्यात पित्तम च सर्दी तश्च च अनुबला कफा। जबकि शरद ऋतु में क्या होता है, शरद ऋतु में पित्त जो होता है वो प्रकोप होता है, जिसके कारण कफ के अनुबंध वाला ज्वर उत्पन्न होता है, ठीक है। फिर तत्प्राकृतया विसर्गाश्च तत्र न अंसंदाद भयम कफो बसंते तमपि वात पित्तम भवेदनु। तो देखो इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं कि ये जो, तो देखिए यहाँ मैंने दो ज्वर बताए। एक तो रेनी सीजन में जिसमें वात प्रकोप के कारण कफ और पित्त ज्वर होता है। दूसरा अपना कौन सा सीजन है, शरद ऋतु में कौन सा होता है, पित्त प्रकोप के कारण किस अनुबंध वाला, कफ अनुबंध वाला ज्वर होता है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि ये जो दोनों दोष हैं अपने, कौन कौन से, पित्त और कफ, है ना। पित्त और कफ कैसे दोष हैं, द्रव्य धातु हैं, है ना, द्रव्य धातु हैं ये। और ये कौन सा काल होता है, वर्षा और शरद विसर्ग काल होता है। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि जो तत्प्रकृतियाँ, मतलब तत् कौन है यहाँ, कफ और पित्त है। कफ और पित्त की प्रकृति और विसर्ग कार के कारण जो इसमें अनुबंध से जो ज्वर होता है, वातज ज्वर होता है, जो अपने वर्षाकालीन और शरदकालीन जो कफ अनुबंधी पित्तज ज्वर होता है, उसमें अनशन का भय नहीं होता। मतलब उसमें अनशन आराम से हो जाता है, अनशन में कोई कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न नहीं होते। तो ये क्या हो जाएगा, सुख साध्य हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अनशन ही पहला जो क्रियाकर्म होता है, पहला जो ट्रीटमेंट होता है, वो क्या बताया गया है, लंघन। और चूंकि ये द्रव्य धातु है और विसर्ग काल है, तो क्या होता है, अनशन से भय नहीं होता। तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेशन इसमें उत्पन्न नहीं होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल अपना सुख साध्य ज्वर हो जाएगा। इसलिए ये लोग सुख साध्य होते हैं। जबकि बसंत ऋतु में कफ प्रकोप के कारण वात पित्तज ज्वर होता है। बसंत ऋतु में क्या होता है, कफ प्रकोप होता है। तो कौन से अनुबंध का ज्वर होगा, वात पित्तज अनुबंधित ज्वर होता है ना। अगला है, काले यथा स्वयं सर्वेषां प्रवृत्ति वृद्धिरेव वा निदानो उक्त अनुपसयो विपरीतो उपासयिता। ये जो लाइन है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। काले यथा स्वयं सर्वेषां प्रवृत्ति वृद्धिरेव वा, इसमें बोल रहे हैं कि जो दोष प्रकोप होते हैं, स्वाभाविक काल के अनुसार सभी ज्वरों की प्रवृत्ति या वृद्धि होती है। मतलब जैसे वात, आपकी वर्षा ऋतु है तो वात प्रकोप है, ठीक है। शरद ऋतु में पित्त प्रकोप होता है, आपका बसंत ऋतु में कफ प्रकोप होता है। तो काल के अनुसार इनमें क्या होता है, इन ज्वर की प्रवृत्ति और वृद्धि होगी, है ना। जैसे वातज ज्वर कब ज़्यादा आएगा, वर्षा ऋतु में ज़्यादा आएगा। पित्तज ज्वर कब ज़्यादा आएगा, शरद ऋतु में ज़्यादा आएगा। कफज ज्वर कब ज़्यादा आएगा, बसंत ऋतु में ज़्यादा आएगा, है ना। तो जो निदानोक्त
जो अपने अनुपसे उपसे 18 प्रकार के उपसे अनुपसे थे ना, उनके अनुसार जो औसत अन्य विहार के सेवन से अनुपसे और विपरीत द्रव्यों के सेवन से जो उपसे होता है, उसको देखकर अपन को दोष की कल्पना करनी है। मतलब ये तो आपके दोस्त तो नेचुरली प्रकोपित हैं ही ना, उसके अलावा अपन को औसत अन्य और विहार की कल्पना देख के उसमें दोषों की कल्पना करना है। ठीक है, तो यहाँ ये कहना क्या चाह रहे हैं, यहाँ ये कहना चाह रहे हैं जैसे हम रोग में क्या करते हैं, विशिष्ट काल जानकर दोष प्रकोपक देख लेते हैं। जैसे वात ऋतु में, वो वर्षा ऋतु में हम क्या देख सकते हैं, वात प्रकोप देख सकते हैं। इसी तरह उपसे अनुपसे से, जैसे ये औसत खाने से या ये अन्य खाने से या ये विहार करने से ये दोष बढ़ता है, और इसके अपोजिट करने से, अनुपसे करने से क्या हो जाएगा, ये दोष कम होता है। तो इनके अनुसार भी हम दोषों की कल्पना कर सकते हैं। यहाँ ये जो है, ये जो लाइन है, इसका ये अर्थ है कि निदान उक्त उपसे अनुपसे से हम दोष की अक्षांश कल्पना या विशिष्ट दोष की कल्पना, किसी चीज़ में कौन सा दोष प्रबल है, कौन सा तरतम प्रभाव से है, उसकी हम कल्पना कर सकते हैं। यहाँ ये बताया गया है कि उपसे अनुपसे भी क्या हो जाते हैं, व्याधि ज्ञापक लक्षण बताए गए हैं। व्याधि ज्ञापक लक्षण मतलब इनके द्वारा भी हम दोषों को देख सकते हैं कि मान लीजिए गर्म और लघु और रुक्ष अपन खा रहे हैं, ठंडा खा रहे हैं तो वात ज्वर बढ़ेगा, इसके विपरीत खाएंगे तो कम ज्वर हो जाएगा। तो यदि ये खाने से ज्वर बढ़ रहा है तो समझिए ये वातज ज्वर है। आया समझ में, एम आई क्लियर? यदि आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें। अगले उस पर आइए, अगला श्लोक क्या बोल रहा है देखिए। अगले श्लोक यहाँ बताए गए हैं अंतर्वेग ज्वर और बहिर्वेग ज्वर। यहाँ ऋतु अनुसार ज्वर थे यहाँ तक, यहाँ अंतर्वेग बहिर्वेग ज्वर बताए गए हैं। तो अंतर्दाहो अधितृष्णा प्रलापः श्वसनम भ्रमः संधि अस्थि शूलम आस्वेदो दोष वर्षो विनिग्रह अंतर्वेगश्च लिंगानी ज्वरश्च तानि लक्षणेति। ये किसके लक्षण हैं, अंतर्वेग ज्वर के लक्षण हैं। क्या, अंतर्दाह होना, ठीक है, अत्यधिक प्यास का लगना, प्रलाप होना, तीव्र श्वास निकलना, भ्रम होना, संधि अस्थि में वेदना होना, स्वेद की प्रवृत्ति होना और स्वेद वर्चो, वर्च मैंने पहले भी बताया गया था, यहाँ मल होता है, दोष और मल का अवरोध हो जाना, विनिग्रह रुक जाना उनका, ये किसके लक्षण है, अंतर्वेग ज्वर के लक्षण हैं। इसी तरह बहिर्वेग ज्वर के लक्षण क्या बताए गए हैं। देखो अंतर्वेग ज्वर को यदि हम कोरिलेट करें तो किससे कोरिलेट करेंगे, on the basis of the features अंतर ज्वर may be correlated with the bacterial infection। जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण, सेप्टिसीमिया के कारण, या बैक्टीरिया, वायरस या पैरासाइट कोई भी के कारण यदि सेप्टिसीमिया जैसी स्थिति होती है तो उसके जो लक्षण होते हैं वो किसके होते हैं, अंतर्वेग ज्वर के होते हैं, है ना। अब बहिर्वेग में आ जाइए, संतापो अधिको बाह्यश्च तृष्णादीनां च मार्धवम बहिर्वेगश्च लिंगानि सुख साध्यतम मेव च लाला आप्रसेको हल्यास हृदय अशुद्ध आरोचकः। तो देखो बहिर्वेग के लक्षण यदि देखा जाए ना, यहाँ तक बताए गए हैं। ये लाला प्रसेक हल्लास हृदय, ये इसके नेक्स्ट वाले का है ना, बहिर्वेद लिंगानी सुख साध्यतम, सुख साध्य बताया गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, संताप होता है ना, जो त्वचा की वहाँ संतापो हा अधिको वहा, यहाँ तक एक पूरा लक्षण है। तो देखो इसका मतलब क्या है कि जो बाहरी ताप है, जो त्वचा है, त्वचा पर ताप की अधिक प्रतीति होगी, ठीक है, ये पहला लक्षण हो गया। दूसरा लक्षण क्या हो जाएगा, तृष्णा। तीसरा लक्षण क्या हो जाएगा, तृष्णा आदिनाम, आदिनाम में मतलब तृष्णा, प्रलाप, श्वसन, भ्रम, ये सब आ जाएंगे, ठीक है। मृदुता, ठीक है, तीसरा मेन लक्षण क्या हो जाएगा, मृदुता होना। ये सब किसके लक्षण है, बहिर्वेग ज्वर के लक्षण है। और ये क्या होता है, सुख साध्य होता है, ईजिली क्यूरेबल होता है। अब इस डिस्क्रिप्शन के बेस पे आप बहिर्वेग ज्वर को किससे कोरिलेट कर सकते हैं। तो बहिर्वेग ज्वर को यदि आप इन लक्षण के बेसिस पे देखा जाए ना, तो हम कोरिलेट कर सकते हैं हीट एक्सपोजर से।
है ना, सन स्ट्रोक वगैरह जो होता है उससे, और कोई भी रिएक्शन जो होता है एलर्जिक रिएक्शन, वो सब किसके लक्षण हैं आपके बहिर्वेग ज्वर के लक्षण से कोरिलेट कर सकते हैं। अगले पे आइए। यहाँ मेरा थोड़ा गड़बड़ हो गया था क्योंकि यहाँ एक्चुअली 2 का इन्होंने गलत कॉम्बिनेशन में ये डिजिट्स डाले इसलिए। तो यहाँ से आ जाइए। लाला प्रसेको हल्लास हृदय अशुद्ध आरोचका तंद्रा आलस्य विपाकस्य आश्च वेरश्च गुरुगात्रता क्षुद्ध नासो बहुमूत्रत्वम स्तम्भम वात बलवा आज्वरः आम ज्वरस्य लिंगानी ना दधा तत्र भेषजदम। तो ये किसके लक्षण बताए गए हैं? यदि यहाँ से लक्षण देखे जाएं तो ये लक्षण बताए गए हैं आमद ज्वर के। किसके? आमद ज्वर के लक्षण हैं। तो आमद ज्वर के लक्षण देखिए क्या क्या बताए गए हैं। आमद ज्वर के लक्षण देखा जाएगा तो लाला प्रसेको मतलब जो लाल है उसकी अधिक प्रवृत्ति होगी, हल्लास होगा, ठीक है, वमन जैसा लगेगा, हृदय अशुद्ध, हृदय में शुद्धि नहीं होगी, हृदय में पूर्णता, फीलिंग ऑफ हैवीनेस, ठीक है, एक हैवीनेस रहेगी, अपने हृदय पर हैवीनेस टाइप की रहेगी, ठीक है, आरोचक रहेगा, तंद्रा रहेगा, आलस्य रहेगा, अविपाक रहेगा, मुख वेरश्च रहेगा, गुरुगात्रता रहेगी, भूख नहीं रहेगी, क्षुद्ध नास बहुमूत्रतम। ये पूरा क्वेश्चन आता है। ये आम बात का लक्षण भी सेम यही है ना, ठीक है, ये आया है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्तब्धता रहेगी मतलब जकड़ाहट रहेगी, ठीक है, और जो बलवात ज्वरा मतलब बहुत तीव्रता से ज्वर आएगा, और ये किसके लक्षण हैं? आम ज्वर के लक्षण हैं। इस अवस्था में औषधि नहीं देते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? औषधि का सेवन नहीं, यदि क्योंकि औषधि खाई गई तो और आम बनेगा और उसके लक्षण को और तीव्र कर देगा। भेषजम हाँ आम दोषस्य भ्यो ज्वलति ज्वरम, ठीक है। यदि सेवन की हुई भोजन, यदि हमने और आम दोष में यदि औषध का सेवन कर लिया आम ज्वर में, तो वो फीवर को और इंड्यूस करेगी। इसमें क्या करना है? नीचे देखिए, इसमें उन्होंने बताया है, इसमें अपन को क्या करना है? शोधन समन च करोति विषम ज्वर। यदि इसमें शोधन और समन कराया जाए तो ये क्या कर देगा? ये कर देगा विषम ज्वर। ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो ये किस में बदल देगा? ज्वर को विषम ज्वर में बदल देगा। ज्वरो वेगो अधिष्ठित तृष्णा प्रलापः श्वसनम भ्रमः मल प्रवृत्ति उत्क्लेशो पश्चिमानम च लक्षण। ये किसके लक्षण है? अब यहाँ पश्चिमान ज्वर के लक्षण बताए हैं। पश्चिमान ज्वर के लक्षण क्या होते हैं? ज्वर के वेग का तीव्र हो जाना, तृष्णा होना, प्रलाप होना, श्वसन होना, भ्रम होना, मलमूत्र की प्रवृत्ति, स्वेद की प्रवृत्ति, कफ की प्रवृत्ति, ठीक है, जितने भी मल हैं, नासा आदि मल हैं, उनकी सम्यक प्रवृत्ति होना, उत्क्लेश वमन होना, ये सब पश्चिमान ज्वर के लक्षण, ठीक है। इसके बाद जो है निराम ज्वर के लक्षण बताए गए हैं। इसमें ये क्वेश्चन आया है, पूरा श्लोक उठ के आया है, ये किसका लक्षण है? तो इसमें क्या हो जाएगा? क्षुधा की प्रवृत्ति, क्षामता यानी क्रस्ता, थोड़ा वजन कम हो जाएगा, वेट लॉस जैसा लगेगा उसको, ठीक है। अंगों में हल्कापन, ज्वर में मृदुता हो जाएगी, दोष की सम्यक प्रवृत्ति होगी, जितने भी दोष हैं, मल मूत्र अपान वायु जितने भी हैं वो सबकी सम्यक प्रवृत्ति होगी। आष्टो 8वें दिन, यदि 8 दिन हो गए हैं ज्वर के और ये सब लक्षण आ रहे हैं तो ये निराम ज्वर के लक्षण हैं, ठीक है। ये यहाँ मैं एक और चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ आमद ज्वर की। इसमें ही दिया गया है कि आमद ज्वर में भेषज का प्रयोग नहीं करना है, पर यहाँ हम क्लियर कर देते हैं कि भेषज कितने प्रकार की बताई हैं? 2 प्रकार की, द्रव्यभूत और अद्रव्यभूत। द्रव्यभूत में जो अपनी ओरल मेडिसिन होती हैं, जितनी भी औषधि होती हैं ना, वो सब ली जाती हैं। अद्रव्यभूत में जैसे लंघन, स्वेदन ये किया जाता है। तो आप अद्रव्यभूत औषध का सेवन यहाँ कर सकते हैं, पर जो कषाय वगैरह है ना, जो अपनी ओरल मेडिसिन है, उनका प्रयोग
माना यदि आप लंघन करेंगे तो आम में फ़ायदा होगा। तो भेषज यहाँ सिर्फ ओरल मेडिसिन से आप यहाँ इंडिकेट किया गया है, ठीक है। अब देखिए ये जो है ना, यहाँ प्रोग्नोसिस बताया है ज्वर का, ठीक है। ज्वर का प्रोग्नोसिस क्या बोला गया है ये, कि बलवान शरीर में अल्प दोष वाला ज्वर और उपद्रव रहित हो तो क्या होता है, साध्य होता है, ठीक है। यदि जो रोगी है वो बलवान है, उसमें दोष अल्प है, उपद्रव नहीं है, तो वो सुख साध्य होगा, ठीक है। अब यहाँ ज्वर की साध्यता का आने वाला है, साध्य और असाध्यता बताई गई है। हेतुर्भी बहुर्भी जातो बलाभि बहुलक्षणा ज्वरः प्राण आंत कृतश्च शीघ्र इंद्रिय नाशनः ज्वरः क्षीणश्च शूनश्च गंभीरो दीर्घ रात्रिकः असाध्यो बलवान यश केश सीमंतकृत ज्वर। जो केश सीमंतकृत ज्वर है, इसमें बहुत बार क्वेश्चन आया है। इसका यहाँ क्या बताया गया है कि जो ज्वर बहुत अधिक हेतु हो जिसके, ठीक है, बलवान कारण हो, ठीक है, जिसके कारण बहुत बलवान हो, बहुत अधिक हो, जिसके लक्षणों में प्राचुरता हो, उसके पूरे लक्षण मैक्सिमम जितने लक्षण हैं वो सब दिखाई दे रहे हो, इंद्रियों का नाश हो गया हो, ठीक है, तो वो क्या होता है, प्राणांत होता है। प्राणांत मतलब असाध्य होता है, ठीक है। और गंभीर ज्वर कौन सा होता है, और जिसमें क्षीण हो, शून्य मतलब होता है सोथ, ठीक है, जिसमें सूजन आ गई हो, गंभीर हो, बहुत अधिक दिनों का हो, वो भी असाध्य होता है। और जिसमें केश सीमंतकृत ज्वर, जिस रोगी के बालों में मांग दिखाई दे गई हो, वो भी, और दीर्घ काल का रोगी हो जिसकी केश में सीमंत दिखाई दे गए हो, जिसकी बालों में मांग डिवाइडेशन दिखाई देने लगा हो, वो सब क्या होता है, वो बलवान ज्वर असाध्य होता है। तो यहाँ असाध्य ज्वर के लक्षण बताए गए हैं। अंतर्दाह युक्त, तृष्णा युक्त, ठीक है, श्वासकाश युक्त, ये सब ज्वर भी क्या होता है, गंभीर ज्वर, ये सब भी असाध्य मानना चाहिए, ठीक है। जो आरंभ से ही विषम ज्वर हो, जो दीर्घ काल अनुबंधी हो, बहुत अधिक समय का हो, वो भी क्या होता है, असाध्य होता है, ठीक। जिसमें रोगी अत्यधिक क्षीण हो, अति रूक्ष हो, वो भी गंभीर ज्वर असाध्य होता है। जिसमें रोगी बार बार बेहोश हो जाता हो, यस्तु सेते निपतितो बबीजा, जो दिन भर से पड़ा रहता हो, उठने में समर्थ ना हो, ठीक है। शीत आर्दी अन्य, तो जो अंदर, बाहर से तो शीत हो पर अंदर से उसको उष्णता प्रतीत होती हो, वो भी क्या होता है, मीर्यते ज्वर, वो भी ज्वर क्या होता है, मनुष्य को मार देता है, ठीक है। जिस रोगी के हृष्ट रोम हो रहे हो, मतलब रोम खड़े हो जा रहे हो, आंखें लाल हो, हृदय में पत्थर जैसा रखा प्रतीत होता हो, सूल होते हो विभिन्न प्रकार के पूरे शरीर में, मुख से श्वास लेता हो, वो ज्वर भी क्या होता है, मानव को मार देता है। यहाँ कुछ असाध्य ज्वर के स्पेसिफिक लक्षण बताए जा रहे हैं, ठीक है। जिस ज्वर में हिक्का श्वास तृष्णा से युक्त हो, मूढ़ मतलब मूर्छित हो रहा हो, विभ्रांत लोचन हो, जिसके नेत्र इधर उधर चल रहे हों, जो रोगी निरंतर दीर्घ श्वास लेता हो, क्षीण हो गया हो, वो ज्वर भी क्या होता है, ज्वर मनुष्य को नष्ट कर देता है। हत प्रभ इंद्रिय क्षीणम आरोचम निपीड़ितम, जिसकी क्या हो, ग्रहण, जिसकी इंद्रियों की शक्ति नष्ट हो गई हो, जिसकी प्रभा नष्ट हो गई हो, जो बिल्कुल क्षीण हो, आरोचक हो, गंभीर हो, अंतर वेग हो, जिस ज्वर का अंतर्वेग के लक्षण हो, वो ज्वर भी क्या होता है, परिवर्ज्यते, असाध्य होता है, उसको भी त्याग देना चाहिए, ठीक है। अगला आइए,
यहाँ ये जो सब थे ना लक्षण असाध्य ज्वर के थे, जो इम्पोर्टेंट थे वो केस सीमांत वाला ज्वर जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो मैंने आपको वहाँ बता दिया था। अब जो यहाँ बताए गए हैं ना ज्वर मोक्ष के लक्षण बताए गए हैं। क्या? ज्वर यदि मोक्ष हो रहा है, ज्वर छूट रहा है, ज्वर खत्म हो रहा है, तो उसके यहाँ लक्षण बताए गए हैं। ज्वर मोक्ष के समय क्या होता है? शरीर में दहा, स्वेद, भ्रम, तृष्णा, कंपन, मलभेद, संज्ञानाश, कूजन करहाता है ना, और मुख में क्या होता है? गंध सही नहीं आती, विकृत गंध आती है। ये सब किसके लक्षण हैं? ज्वर मोक्ष के लक्षण हैं। तो यही इतना ही उठा के दे देंगे और ये हटा देंगे, तो आपसे पूछेंगे किसके लक्षण हैं। ठीक है, तो आपको दहा, स्वेदो, भ्रम, तृष्णा, कंपन, विविध संज्ञता, कूंजनम चाश्च वेगंधम आकृति ज्वर मोक्षण है। सीधा सीधा इसको याद कर लेना है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, ज्वर मोक्ष भी देखा जाए तो दो प्रकार से होता है ना, दारुण और अदारुण। दारुण क्या होता है? क्राइसिस, और अदारुण होता है लाइसिस। क्राइसिस मतलब होता है एकदम से आया और एकदम से उतर गया। ठीक है, और लाइसिस में धीरे धीरे बुखार जाता है। ठीक है, धीरे धीरे पाक होता है दोषों का और धीरे धीरे छूटा जाता है। दारुण मोक्ष में देखा जाए ना तो दोषों की अधिकता होती है, सघा ज्वरनाशक क्रियाओं का प्रयोग करना पड़ता है, स्वतः ही जो दोषों का शीघ्र परिपाक होता है। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? दोषों का शीघ्र परिपाक होता है, ज्वरनाशक क्रियाओं का भी तुरंत उपयोग हो गया हो, दोषों की अधिकता हो, तो उसमें कैसा मोक्ष होगा? दारुण मोक्ष होगा। ठीक है, और अदारुण मोक्ष जिसमें क्या होता है? धीरे धीरे शांत होते हो दोषों के स्वभाव के कारण है। जैसे निमोनिया ज्वर, निमोनिया में लाइसिस होता है, धीरे धीरे ही उसके पूरी जो पैथोजेनेसिस है वो अपने आप डिसॉल्व होती है ना, अपने आप सॉल्व होती है। तो जिसमें धीरे धीरे ज्वर मोक्ष होता है उसको अदारुण मोक्ष बोलते हैं। तो जिसमें क्राइसिस, इसमें एकदम से ज्वर मोक्ष होता है, इसमें लाइसिस होता है, धीरे धीरे एक पूरी उसकी पैथोजेनेसिस जब कंप्लीट होती है तब अपने आप ही उसके जो लक्षण हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं, वो सॉल्व हो जाते हैं और ज्वर मोक्ष हो जाता है ना। अगला जो है लास्ट देखिए, स्वेदो लघुत्वम शीर्षा कंडू पाको मुखश्चा छवतु अन्य लिप्सा ज्वर मुक्त लक्षण। ये किसके लक्षण हैं? ज्वर मुक्ति। ज्वर मोक्ष अलग होता है, ज्वर मुक्ति अलग होती है। तो ज्वर मुक्ति के लक्षण क्या हो जाएंगे? स्वेदता आना, लघुता आना, सिर में खुजली होना, मुख पाक होना, छींक आना और भूख का लगना। ये सब किसके लक्षण हैं? ज्वर मुक्ति के लक्षण होते हैं। तो यहाँ जो है हमारा कंप्लीट होता है क्या? ज्वर चैप्टर। नेक्स्ट जो है वो हम अतिसार निदान लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको ये पसंद आ रहा है और इसमें जो भी क्वेरी हो, जो भी आपके सजेशन हो, वो आप कमेंट में कर सकते हो। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि लोगों को यह हेल्पफुल हो। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।